प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुंदेलखंड में लगातार विकास कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, मगर इन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार भी हावी है। खासकर जनपद में बन रही सड़कों में जमकर धांधली की जा रही है। महोबा में त्वरित विकास कार्यक्रम के तहत शहर के मुख्य रास्तों को आरसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, मगर इन सड़कों में इस कदर भ्रष्टाचार हावी है कि एक ओर से सड़क का निर्माण होता है तो दूसरी ओर से सड़क उखड़ जाती है। ऐसे ही एक सड़क डीएम आवास के सामने बन रही है। सड़क का हाल है कि 200 मीटर की सड़क 96 लाख रुपए की लागत से बन रही है, मगर इस सड़क में जमकर धांधली बरती जा रही है। शहर में विकास कार्यों के नाम पर भी विभाग खेल करने से नहीं चूक रहा है। शासन की प्राथमिकता के आधार पर शहर में त्वरित विकास योजना के तहत सीसी सड़कों का निर्माण होना था। इसमें ठेकेदार ने मनमानी करते हुए सड़कों का निर्माण करते हुए मानकों का ध्यान नहीं रखा। सड़क बनते ही टूटने लगी, नालियों को भी नहीं पलटा गया। विभाग ने पैसा भी जारी करते समय हो रहे कार्यों की पड़ताल नहीं की। शहर में त्वरित विकास योजना के तहत कुल 14 सड़कें बननी है, जिसमें से अभी तक 4 सड़कें बन सकी हैं। डीएम आवास के सामने बन रही सीसी सड़क अभी से ही उखड़ने लगी है। सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय लोग और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने नाराजगी जताई है और मौके पर मौजूद मेट और लेबर को सही काम करने की नसीहत दी। यही नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता भी मौके पर पहुंच गए तो पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने जमकर लताड़ लगाई। कहा कि यदि सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई तो धरने पर बैठकर आंदोलन किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में सपा के लोग शामिल हैं, इसलिए ये धांधली हो रही है। उनका आरोप है कि सपा के लोग ठेकेदारों से हिस्सा ले रहे हैं और विकास के पैसे को ठिकाने लगा रहे हैं। ये 200 मीटर की रोड है और 96 लाख का इसका एस्टीमेट है और अभी बने हुए 1 महीना नहीं हुए वो पूरी रोड उखड़ गई है और ये अब लीपापोती कर रहे हैं, उसके पैचे सीमेंट भर रहे हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैंने अभी डीएम साहब से शिकायत की है, उन्होंने यही साहब को भेजा है। इसका पेमेंट नहीं होना चाहिए, ये दोबारा खुद के बनना चाहिए पूरा। ये मेरी मांग है, नहीं हम आंदोलन करेंगे, पूरे मोहल्ले वाले आंदोलन करेंगे और पूरे मोहल्ले वालों ने 1 महीना धूल खाई है इस रोड के पीछे और रोड की ये हालत है। मैं सीमेंट नहीं मिलाया पर्याप्त मात्रा में, इसलिए खराब है। खा गए ठेकेदार। आप बताएंगे सब। मुझे तो धमकी दी जाती है, सपा के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह दादा का ठेका है, कोई नहीं बोलेगा। तो मैंने कहा मैं बोलूंगा। कभी आप कह रहे हैं कि आए हैं, कभी नहीं आए जो है देखने हम लोग। स्वामी जी से पूछिए। देखिए एक्चुअली सड़क तो देख रहे हैं आप कैसी दुर्गत है जो अभी उखड़ने लगी आगे क्या होएगा जो है। और जबकि डीएम साहब के सामने की सड़क है वीआईपी, अंदर के 14 रोडों का हाल होएगा। ये गलत तरीका है जो है, इस तरह थोड़ी होना चाहिए। ये जांच में पता लग जाएगा ना। नहीं, आप क्या देख रहे हैं? क्या दिख रहा है? हम तो बराबर आ रहे हैं। नहीं, क्या उनका अभी कोई पेमेंट नहीं कर दिया। अच्छा। हाँ, तो रोड की क्वालिटी अभी देखने में कैसी लग रही है? क्वालिटी तो हम वहाँ से उधर ठीक लगेगी, लेकिन जो क्वालिटी खराब होगी ठीक कराई जाएगी, कोई पेमेंट तो होगा नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन क्या है, हमारे तो ठेकेदार है बस। जागरण। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के राजकीय बालिका विद्यालय में सपा के राज्यसभा सांसद नरेश शेखर ने 41 छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप बांटे। इस दौरान कार्यक्रम हॉल में एक बल्ब तक नहीं जलाया गया। ऐसे में छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अंधेरे में लैपटॉप बांटा गया। यही नहीं, जिन मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटा गया उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें इंटर में कितने नंबर मिले हैं। और जिस मुख्य अतिथि ने उन्हें लैपटॉप बांटा वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं या फिर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के। यूपी के गांव और शहरों में पर्याप्त बिजली नहीं मिलेगी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण आकांक्षी निःशुल्क लैपटॉप योजना का क्या फायदा? ये सवाल अक्सर उठता रहा है। बलिया जनपद में राजकीय बालिका विद्यालय में 41 छात्राओं को सपा के राज्य सांसद नरेश शेखर ने लैपटॉप बांटा। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय बालिका इंटर के एक अंधेरे कमरे में किया गया। जिन टॉपरों के ऊपर देश का भविष्य है उनको जरा गौर से देखिए। इन बालिका टॉपरों को देखिए जिनको अपना प्राप्त अंक भी नहीं पता है। और तो और जिस बलिया के कवि ने अपने साहित्य की रचना से हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया, वह भी गाजीपुर और वाराणसी का बताया जा रहा है। शायद इन्हें यह भी पता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कार्यक्रम आदर्श संसद गांव भी हजारी प्रसाद के गांव को ही लिया गया है। रवि शंकर। किस क्लास में आपको लैपटॉप मिला है? क्लास 12th में। किस स्कूल से हैं आप? तिलेश्वरी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज। अच्छा, कहाँ पर है ये? पतोई बलिया। अच्छा, पतोई बलिया। कितना नंबर मिला था आपको? हमें मिला था 479।
429। अबाउट 500। अच्छा। कौन बता सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बनारस के थे या जौनपुर के? बनारस के थे या जौनपुर के? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बलिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री के पद पर गया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव या अफजाल अंसारी? इनमें से कौन सा था जो कि बलिया से प्रधानमंत्री बना? अफजाल अंसारी थे। अफजाल अंसारी। अच्छा, ये जिन्होंने आपको पुरस्कार दिया वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं या अखिलेश के? बीपी सिंह यादव के बेटे हैं या फिर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के? माननीय श्री मुलायम सिंह जी के बेटे। क्या नाम है आपका? गुड़िया चौधरी। किस स्कूल से हैं आप? यशोदा इंटर कॉलेज में। अच्छा सर। आपको कितने नंबर मिले थे? 500 पेपर। किस विषय में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे? जी, ये जहाँ पे किस विषय में आपको सबसे ज्यादा नंबर मिले थे? कौन सा विषय आप सबसे ज्यादा लाइक करती हैं? हिंदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ के रहने वाले थे, गाजीपुर के कि बनारस के? ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी गाजीपुर के रहने वाले थे। ठीक से हो? हम तिलेश्वरी देवी से। तिलेश्वरी देवी। हाँ। कहाँ है ये? ये बलियम भीमपुरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। रोल नंबर क्या है? मेरा रोल नंबर सॉरी सर याद नहीं। अच्छा, याद नहीं। याद नहीं। आप कितना नंबर मिले? कितने नंबर मिले थे? हाँ। हमको 500 नंबर मिले थे। 52 नंबर मिले। 500। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हम इंटर अब हम डिप्लोमा कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है। उस समय जिस समय आपको ये नंबर मिले इंटरमीडिएट में कितनी विषय हुआ करती है और कितने नंबर का पेपर होता है? देखिए मैथ का एक 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश होता है। टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? 500 का होता है। कितना नंबर पाई थी? अरे सॉरी सर, 500 होता है। कितने नंबर पाई थी? 562। तो सबसे अधिक मार्क किस विषय में मिला था? सबसे अधिक मार्क नहीं आता। नहीं यार। क्या नाम है आपका? निगार खानम। किस विद्यालय से हैं? सवरी अब्रार इंटर कॉलेज। कहाँ पर है ये? 12D। 12 जी सर। कितने आपको किस विषय? इंटर में मिला है, हाई स्कूल में? इंटर में। इंटर में आप किस साइड से थी? साइंस से, आर्ट से? साइंस है। साइंस आर्ट से। कौन कौन से विषय थे आपको? जनरल हिंदी, संस्कृत, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी। आपको इसमें सबसे ज्यादा मार्क किस विषय में मिले थे? नहीं पता है। याद नहीं। टोटल मार्क कितने मिले थे आपको? 472। आपके रोल नंबर क्या थे? 25,43,802। जी। आपको ये आपका सबसे फेवरेट विषय कौन है? सबसे फेवरेट में वो है हिंदी, ज़्यादा ये अच्छा लगता है मुझे। हिंदी। मतलब जनरल हिंदी आप पढ़ी हैं? हाँ। तो हजारी प्रसाद किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, गाजीपुर के या बनारस के? जी बनारस। धन्यवाद। हजारी प्रसाद बनारस के रहने वाले थे। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक की सुनिए कि इन बच्चों को बलिया का सुपर बता रहे हैं। जब अंधेरे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि ये कोई खास बात नहीं है, ऐसा तो बच्चे घर रहते हैं तब भी होता है। सर, जिन बच्चों ये सुपर बच्चे हैं बलिया के? बिल्कुल बलिया के सुपर बच्चे हैं। टॉपर हैं ना? टॉपर हैं, एकदम टॉपर हैं। इसमें कहाँ को दूर है। क्या आपको लगता है कि ये देश के भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य की कामना आप करते हैं? भाई हम तो लैपटॉप दिया गया, हम चाहते हैं कि ये और तरक्की करें और नाम कमाएं। बढ़िया जी, जहाँ पे अभी ये कार्यक्रम चल रहा था वहाँ बहुत अंधेरा था और एक उजाले की बात हो रही थी कि प्रदेश में ये बच्चे उजाला फैलाएंगे देश में। इसके पीछे रीजन देखिए सर, ऐसा है कि बहुत पहले से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज जो हमारे जनपद की शान हुआ करते थे, उस समय से हम सभी मानते हैं कि निगलेक्टेड थे। लेकिन जो लाइट नहीं थी वो वायरिंग का काम चल रहा है उसमें, तो अभी वायरिंग हो जाएगी तो 1 आध महीने में सारी स्थिति ठीक तो हो आपको नहीं लगता कि बच्चों के को साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा जब एक सांसद उनको लैपटॉप देता है और वहाँ लाइट नहीं रहती है, तो वो बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल क्या तो इफेक्ट घर में पड़ेगा? वो रहते क्या हैं तो सोचेंगे? लाइट चली जाती जी। है। इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इतने बच्चे मानसिक रूप से कमजोर नहीं है कि मतलब लाइट ये न आप रहने मानते पर हैं जो कि है। उत्तर प्रदेश के मैं अतुल तिवारी, मैं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर। जी। जितने बच्चे बांटे गए थे उसमें राजकीय विद्यालय के कितने बच्चे थे? उसमें राजकीय विद्यालय के कोई हमारे छात्र छात्रा नहीं थे। आखिर सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, फिर मेरिट में बच्चे राजकीय के क्यों नहीं आ पा रहे हैं, जो वित्त विहीन विद्यालयों के बच्चे आ रहे हैं? नहीं, ये तो भाई अब पढ़ने लिखने के ऊपर है जी। कौन ज्यादा नंबर पा जाता है। इसका मतलब ये मानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही? सरकारी मैं ये क्यों कहूँ सरकारी विद्यालय में यानी पढ़ाई, जिन लेकिन बच्चों को मेरिट में लैपटॉप- आना और पढ़ाई लिखाई
ये दोनों यानी जिन बच्चों को लैपटॉप दिया गया। राज्यसभा सांसद बतौर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कार्यक्रम है, लेकिन वह राज्यसभा सांसद को लाभार्थी बच्चे मुलायम सिंह यादव के पुत्र बता रहे हैं, तो अफजल अंसारी को बलिया के प्रधानमंत्री तक बता दिया। इन टॉपर बच्चों का भविष्य क्या होगा, अब आगे ये सवाल उठता है। लैपटॉप वितरण निश्चित ही बड़ी योजना है, जिससे मुख्यमंत्री यूपी के बच्चों को तकनीकी ज्ञान के साथ डिजिटल बना रहे हैं। लेकिन क्या इन्हीं सुपर बच्चों की बदौलत हमारी अगली पीढ़ी का निर्माण होगा, जिनको अपने जिले के इतिहास और भूगोल के साथ साथ अपना प्राप्त अंक भी नहीं पता? फिर उस युवा सोच का क्या होगा जिसका सपना मुख्यमंत्री देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत लोकप्रिय योजना है लैपटॉप वितरण का। उसी संदर्भ में बलिया जिले में मेधावी छात्राओं को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम था। इस वर्ष करीब 3500 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम है। उसमें से आज कुछ चुनिंदा बच्चों को दिया गया है, कल परसों में सारे बच्चों को दे दिया जाएगा। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। शाजापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवती की गला काट कर हत्या कर दी गई और शव को सड़क पर फेंक दिया गया। सुबह से सड़क पर मृतक पड़ी युवती को देखने वालों का तांता लगा रहा, लेकिन उनकी ना तो पहचान हो पाई और ना ही हत्या की वजह मालूम हुई। घटना थाना पुवाया के उमरिया कल्याणपुरा गांव की है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि इस युवती की हत्या कहीं और की गई है और उसका शव यहां लाकर फेंक दिया गया है। उसकी गला काट कर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, ये जो घटना हुई है किस तरह की घटना है और सर क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, घटना स्थल पे आके ऐसा प्रतीत होता है कि इस महिला को कहीं बाहर मार के लाके यहाँ फेंक दिया गया है। जैसी सूचना मिली है तत्काल हमारे इंस्पेक्टर साहब को आए और मैं स्वयं घटनास्थल पे आए हैं। गले पे कुछ कटे का निशान है, तो ऐसा आवाज होता है किसने गला काट के इसको लाके मार के फेंक दिया। सर, आगे क्या कार्रवाई की? बस इसकी फोटो करा के अगल बगल पता किया जाएगा, इसकी पहचान कराई जाएगी, कौन है कौन नहीं है, मुकदमा लिख पानी की पड़ी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में सड़क पर हंगामा और मारपीट को देखकर लोगों का हुजूम लग गया। मामला थाना उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड के पास का है, जहां सुबह 11 बजे एक्सिस बैंक के एटीएम में लाइन में लगे इंटर क्लास के छात्र का जल विभाग के कर्मचारियों के साथ लाइन में ठीक से न लगने पर झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एटीएम का झगड़ा सड़क पर आ गया। दोनों तरफ के लोग आ पहुंचे और जमकर हाथापाई हुई। पीड़ित युवक के कपड़े फाड़ दिए गए, अर्थात नग्न युवक सड़कों पर दौड़ता रहा। पीड़ित युवक ने अपने साथियों को बुलाकर आरोपी युवकों को पीटा। पुलिस के पहुंचने पर ही आखिरकार मामला शांत हुआ। मीडिया को भी शूट करने से रोका गया और उनके कैमरे छीन लिए गए। पैसे निकालना था, मुझसे बोलते हैं एटीएम से पैसे निकलेंगे, मेरी तेरी चोरी निकलेंगे एटीएम में से पैसे। इससे मुझे हाथ पाई कर दियो, मेरी जेब काट के पैसे निकाल के ले जाएगा मेरी जेब में से। ये मारने वाले कौन लोग थे? नगर पालिका के। और आप क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ मैं। किस क्लास की? 12th। फिरोजाबाद से दिव्यांशुपुरी की रिपोर्ट। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, सपनों की वह सड़क जो महज 3 घंटों में आगरा से लखनऊ का सफर तय करा देगी। इसमें सफर के दौरान ग्लास में भरा पानी भी नहीं फैल सकता है, ऐसा दावा है प्रदेश सरकार का। पर ये क्या, यह तो हालात कुछ और ही बयां करते नजर आ रहे हैं। बेशक बनी हुई सड़क पर गिलास से भरा पानी न फैले, लेकिन प्रदेश सरकार के मंसूबों पर पानी जरूर फिरता नजर आ रहा है। महज 3 घंटों का दावा 6 घंटों में आगरा से महज 70 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है, जिसकी वजह से रास्ते पर चलने वाला काम जो अभी पूरा नहीं हो सका है। कई पुल अभी अधूरे हैं, जिसमें फिरोजाबाद में पड़ने वाला भदना स्टेशन के पास का रेलवे पुल भी। बेशक जल्दबाजी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने 21 नवंबर को इस ड्रीम प्रोजेक्ट का फीता काट दिया था, पर जमीनी हकीकत सामने है। फिलहाल इस जल्दबाजी की कीमत हर उस यात्री को उठानी पड़ रही है जो सपनों की सड़क पर अपनी गाड़ी की रफ्तार आजमा कर जल्दी से लखनऊ पहुंचने को निकलता है। दिसंबर से एक्सप्रेस वे आम जनता के लिए खोल दिया गया है, पर अधूरी तैयारी से आखिर कैसे काम चलेगा। लोग इस रास्ते पर गाड़ी तो दौड़ाते हैं, पर आगे का रास्ता कुछ समाज सेवी ग्रामीणों के रहमो करम पर तय हो पाता है, जो दिन में इन यात्रियों को समझाकर लोगों की मदद करते हैं और आगे का रास्ता भी बताते हैं, पर रात की जिम्मेदारी भगवान की है। इस रास्ते की जमीनी हकीकत जानने के बाद
इतना तो तय है कि प्रदेश सरकार जिस तरह आगामी चुनाव में 300 प्लस की बात कर रही है, उसका खुद सरकार का भरोसा नहीं है और शायद इसी के लिए ये फीता काटने का काम निपटाया जा रहा था। वजह जो भी हो, पर जनता को गुमराह करना ठीक नहीं। फिरोजाबाद से बदान के फाटक के पास है, थोड़ा यहाँ मतलब रास्ता पूरी तरीके से मतलब बंद हो चुका है। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। तो गाड़ियां आती हैं, परेशान होते हैं, तो फिर क्या ऐसे समझाए, फिर कैसे इनकी सॉल्यूशन मिलता है? जाके NH2 जो उधर लिंक रोड से NH2 पर जाने को कहते हैं, वहाँ से जाके फिर ये हाईवे पर ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है निकलने का पार? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? इधर जो हाईवे वालों ने इधर देखिए, मिट्टी खोद रखी है, उससे रास्ता बंद है। अच्छा अच्छा, पुल बन रहा है? हाँ, पुल बन रहा है। पुल की वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक भैया, ठीक। कहाँ से हो आप और किस तरह, कहाँ पर मौजूद हो, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? केशव सिंह, रेलवे स्टेशन बदान। और केशव सिंह ही मेरा नाम है। और इस वक्त हम जो है जमुना एक्सप्रेस पे खड़े हैं, लखनऊ एक्सप्रेस पे जी। ठीक, यहाँ भी पुल पूरा नहीं बना है। गाड़ी आ रही है, उनको कोई इसका ठेकेदार ये नहीं बता पा रहा कि मैं अब गाड़ी कैसे होके लेके जाएं, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी आ रही है। तो गाड़ी आना शुरू हो गई है, लेकिन रास्ता भी चालू नहीं है, तो क्या माना जाए कि कब तक ये चालू हो जाएगा? नहीं तो ये तो अब चालू तो पता नहीं है कब तक हो जाए, परंतु ये जरूर होना चाहिए कि यहाँ किसी चौकीदार को या किसी को बैठाना चाहिए जो वो रास्ता बताए लोगों को, ठीक, जो लोग जालंग बालंग भटके नहीं। दिल्ली से आ रहे थे भैया। पहले तो जो दिल्ली से नोएडा खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने बंद किया हुआ रास्ता। फिर हमने किसी से पूछ के गांव के रास्ते से चढ़ा, तो जगह जगह पे बंदी है। और रोड बंद है, उस साइड पर जाना पड़ रहा है, रॉन्ग साइड से आना पड़ रहा है, सब बंद है। अच्छा। कोई भी साइन बोर्ड और कुछ भी अभी नहीं लगाया है। तो ये जिस तरह से बताया कि उद्घाटन भी हो चुका है और इसकी शुरुआत भी कल से कर दी गई है, तो उसके बाद इस तरह की दिक्कतें आना क्या समझ रहे हैं? बस बात झूठ बोली गई है। आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग बहुत दिक्कतों का सामना करके उधर से चुनाव होने वाला। अब ये पूरी परेशानी जो आप जिससे झेल रहे हैं, इसके बाद आप क्या स्टेप लेंगे, कैसे अपना सफर आगे का तय करेंगे? यही भैया खोजना पड़ रहा है, गांव-गांव के रास्ते निकल के रोड से किसी तरह ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, ये और कुछ बचा नहीं है। अब ना मैं उधर जा सकता हूँ ना इधर आ सकता हूँ, आधे बीच में फंसा हूँ। जगह जगह एक्सप्रेसवे का बस कहने को एक्सप्रेसवे है, कहीं बीच में कोई आपकी बैरिकेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर के लोग इधर आ जाए, लोग बीच में रोड पे बैट बॉल खेल रहे हैं स्टंप गाड़ के। बिल्कुल समस्या है। दिव्यांशुपुरी की रिपोर्ट। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के बैनर तले विद्युत खंड प्रथम लाल दरवाजा गाजीपुर के कर्मचारियों ने बैठक के माध्यम से AK सिंह आदिवासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम गाजीपुर को मांग पत्र सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा ने कहा कि विद्युत वितरण कसीमाबाद के सहायक अभियंता महेंद्र प्रसाद मौर्य कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तथा उनको गाली गलौज कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जो कि गलत है। अगर उच्च अधिकारी उनके ऊपर दबाव बनाकर व्यवहार में सुधार नहीं करवाते हैं तो उपखंड कसीमाबाद के सभी कर्मचारी एक साथ कार्य का बहिष्कार करेंगे। अरविंद कुशवाहा, विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ, जिलाध्यक्ष जनपद शाखा गाजीपुर। अरविंद जी, आप आज ये धरना प्रदर्शन किस कारण से कर रहे हैं? देखिए, हम विद्युत तकनीकी कर्मचारी पूरे जनपद में राजस्व वसूली का कार्य करते हैं, सब स्टेशन को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। लेकिन हमको हमारे कर्मचारियों के द्वारा ये सुनने में आया है कि गाजीपुर जनपद में एक सहायक अभियंता है महेंद्र प्रसाद मौर्य, जो कि कासमाबाद उपखंड में कार्यरत हैं। वो कासमाबाद उपखंड के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। तो आज हम अपने इस धरने के माध्यम से हमने यहाँ अधिशासी अभियंता महोदय को अपना मांग पत्र सौंपा है और उनको कहा है कि आप अपने सहायक अभियंता के ऊपर अंकुश लगाएं, नहीं तो गाली गलौज सुन करके ये जितने भी कर्मचारी हैं सहायक अभियंता के साथ कारपोरेशन के कार्य में सहयोग नहीं कर पाएंगे अगर वो अपनी आदत में सुधार नहीं करते हैं। अभी उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? सहायक अभियंता महोदय के बारे में एक्सीएन साहब ने बताया कि हमको जैसा कि पूर्व में सूचना मिला था कि उनकी ये आदत है, तो मैंने उनको कड़े लफ्जों में हिदायत दे दी है कि वो अपनी आदत में सुधार लाएं। अगर वो अपनी आदत में सुधार नहीं लाते हैं तो अगर कासमाबाद उपखंड के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर जाते हैं, उससे जो भी राजस्व की हानि होगी उसकी जिम्मेदारी सहायक अभियंता महेंद्र प्रसाद मौर्य की होगी। सब कितना आप लोगों ने क्या मांग किया? आप लोगों ने सब टोटल? हमारी टोटल 8 मांगे हैं।
इन 8 मांगे के ऊपर जो है अधिशासी अभियंता महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि आपकी सारी मांगों को हम 1 हफ्ते में पूरा करा के रहेंगे। आप महेंद्र जी से क्या चाहते हैं? हम महेंद्र प्रसाद मौर्य जी से ये चाहते हैं कि आप एक अधिकारी हैं, अधिकारी के रोल में रहें और कर्मचारियों के साथ तालमेल बैठा करके रहें, क्योंकि पावर कारपोरेशन में संसाधनों की काफी कमी है और कम संसाधन में हमको जनता को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति करनी है। फील्ड से जो है हमको राजस्व की कलेक्शन करके का और पावर कारपोरेशन में राजस्व बढ़ाना है। तो जब तक जो है एक अधिकारी कर्मचारियों के साथ तालमेल बैठा करके नहीं रहेगा तो हम जो है पावर कारपोरेशन का और निगम हित में हम निगम का भला नहीं कर सकते हैं। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।